हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100 डेज स्टडी प्लान फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इन 100 डेज में 3 रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट पेपर हमको सॉल्व करना है, आरटीपी एमटीपी हमको कवर करनी है। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पहले आपको कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको पहले कंप्लीट करने चाहिए। इस थिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो ट्राई करो 7 to 8 आवर्स तो आपको डेली स्टडी करनी ही है और ये आपके इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए। और अगर बहुत ग्रुप दे रहे हो तो 10 से 12 घंटे आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। देखो, आपके जो पूरे 100 डेज है ना, उसमें मैंने 10 डेज एक्स्ट्रा रख रखे कि कोई पॉइंट छूट जाए, कोई टॉपिक छूट जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाए और आप स्टडी ना कर पाए तो वो 10 डेज मैंने अलग निकाले। इस 90 डेज में मैंने हर एक सब्जेक्ट को 30 डेज दिए, यानी कि आपके अकाउंट्स को भी 30 डेज, आपके टैक्सेशन एंड लो दोनों को 30 डेज एंड 30 डेज। फर्स्ट रिवीजन में मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए हैं 20 डेज, सेकेंड रिवीजन में 7 डेज एंड थर्ड रिवीजन में 3 दिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट से। एडवांस अकाउंट में आपको सबसे पहले ना जो बड़े बड़े चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आने ही है वो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, एमलगमेशन हो गया। हाँ, लेकिन इससे करने से पहले ना आपको जो शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है ना, वो एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया तो आगे आपको बैलेंस शीट इनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको कैश फ्लो वाला, बायबैक एंड ब्रांच वाला चैप्टर कर लेना। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक में आपके थोड़े बहुत चीजें रह गई, आपने स्टेटमेंट तो ऑलरेडी पहले देख लिया, अब जो पॉइंट्स रह गए वो एक बार आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ना आपको एएस स्टार्ट करने, उसके बाद आपका कोई टॉपिक रह जाता है रिमेनिंग बैलेंस, तो वो आपको कंप्लीट करना है। आप चाहो तो पूरे दिन सिंगल सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी 2 सब्जेक्ट ले लो यार, थोड़ा बोर नहीं होगे। लेकिन जब आप एमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तो एक बार ट्राई करो कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठो और ये दोनों ना टॉपिक अच्छे से निपटा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, प्लस कहीं ना कहीं स्टूडेंट मिस्टेक करता है। उसके बाद जब आप अदर चैप्टर्स स्टार्ट करो ना, तो उसके साथ आप लो स्टार्ट कर सकते हो, टैक्स स्टार्ट कर सकते हो। देखो, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 डेज दे रही हूँ और ये बहुत होते हैं। यहाँ पर आप हर चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, देखो, अगर आप रिपीटर हो ना तो आपके स्टडी करने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आपको पहले क्या करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को देखना है, टॉपिक को देखना है, ट्राई टू रिकॉल इस टॉपिक में था क्या। क्योंकि जो रिपीटर होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ऐसा लगता है सब कुछ स्टडी किया हुआ है और कुछ नया नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना, तो स्टडी करने का मन नहीं करता। फिर बुक में देखो कि कौन सा पॉइंट आप भूल गए हो या फिर कोई चीज आपने गलत बोली है। इससे क्या होगा ना कि जो आपने एक्चुअली स्टडी कर रखा है, जो आपके माइंड में है और एक्चुअल में जो बुक में उसमें जो गैप होगा ना, वो डिफरेंस कम होगा। आपको पता चलेगा किस पॉइंट पे मैं अटक रही हूँ और कहाँ मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो आपको ये 20 डेज में एक बार ना सारा रिवीजन कंप्लीट करना है। आप जब स्टडी स्टार्ट करो ना, उससे पहले अमेंडमेंट्स देख लेना। अगर आपके स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है तो जो भी अमेंडमेंट चेंजेस आए हैं एक बार उस वीडियो को देख के फिर आप है ना अपनी स्टडी स्टार्ट करना, क्योंकि इस बार से आपका नया स्टडी मटेरियल आया है। तो जो चेंजेस आए हैं वो एक बार पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो। तो अब आपको स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है, फर्स्ट रीड कॉन्सेप्ट, उसको बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करो। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको क्लियर करो, कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस पर फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना उतना करो। क्वेश्चंस में एबीसी एनालिसिस कर दो। क्वेश्चंस में भी आपको कोई नया पॉइंट लग रहा है, कोई नया एडजस्टमेंट लग रहा है, तो एक समरी बना लो क्वेश्चन एंड आंसर के भी, कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज न्यू है। तो ये रियली आपको हेल्प करेगी। एबीसी एनालिसिस के साथ साथ आपको चीजें हाईलाइट करते हुए जाना है। एडवांस अकाउंट्स में अगर आप एक कॉन्सेप्ट कॉपी अलग से ही बना लेते हो तो बहुत सही रहेगा, स्पेशली इन एड्स में आपके पास समरी नोट्स होंगे ना, तो आपको लास्ट रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप क्वेश्चन एंड आंसर के एक ऑडियो समरी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये केस था, इस पर इस तरीके से AS1 लगा, 2 लगा, जो भी आपका प्रोविजन है वो बोलो। जो पॉइंट आपको न्यू लग रहा है या अटक रहे हो या जो वर्ड आपको न्यू लग रहा है वो आप अपनी ऑडियो में बोलो। ये जब आप ऑडियो समरी बनाओगे ना क्वेश्चन एंड आंसर की, वो आपको रियली हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की रिवीजन क्लासेस मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन ये जो क्वेश्चन एंड आंसर की जो समरी है ना वो कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपने आपके सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन से पहले ये सुन लिया ना
तो एक बार फिर से आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर का रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही जो आपने 20 डेज फर्स्ट रीडिंग को दिए ना, उसमें से लास्ट के 2 डेज ना आप आरटीपी एमटीपी इनको देना, ताकि आपने जो भी अभी तक स्टडी किया है ना वो आप कर पा रहे हो क्वेश्चंस या नहीं, ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो 20 डेज में एक बार आपका टारगेट होना चाहिए कवर ईच थिंग, आईसीआई स्टडी मटेरियल, आपके आरटीपी एमटीपी और जो भी कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सब आपका ना एक बार फर्स्ट रीडिंग में हो जाना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड में आपका टारगेट है बस रिवाइज करना है। ओके, तो अब आप आपके सेकंड रिवीजन में क्या करोगे, एडवांस अकाउंट में मैंने 7 डेज दिए, तो इन 7 डेज में आपको क्या करना है, जितने भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन एंड आंसर की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसकी वजह से एग्जाम में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो सेकंड रिवीजन में ना आपको कॉन्सेप्ट रीड नहीं करना है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर करना है। देखो रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपके माइंड में एक बार रिकॉल हो जाए। तो अगर आप क्वेश्चन भी करते हो ना तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगा। तो जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे ना वो हम हमारे थर्ड रिवीजन में देखेंगे। जब आप आपका सेकंड रिवीजन कर रहे हो ना क्वेश्चन एंड आंसर में, तो कुछ क्वेश्चंस मार्क करते जाना कि यार ये मुझे ना अब लास्ट रिवीजन में यानी कि थर्ड रिवीजन में भी देखने हैं। अब जो लास्ट थर्ड रिवीजन है उसमें आपको क्या करना है, पूरा कोर्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ईच थिंग आपको कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपको सब कुछ करना है कि यार बस एग्जाम देने जा रहा हूँ, राइट। 2.5 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है, फिर 2 बजे एग्जाम देने बैठना है, कोई एमटीपी लेनी है उससे सोल्व करनी है, ताकि आपको आइडिया होगा कि यार आप जो 2.5 दिन में चीज़ें कवर कर पा रहे हो या नहीं। अगर 2.5 दिन में नहीं कर पा रहे तो आप 1.5 दिन में कैसे कर पाओगे, और अगर आप 2.5 दिन में कर लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब 1.5 डे में रिवीजन करना होगा ना तो मुझे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर पहले करने, कौन से बाद में करने, कौन सी गलतियां मैंने अपने 2.5 दिन के रिवीजन में की थी वो मुझे अपने 1.5 डेज यानी कि एग्जाम के 1.5 दिन पहले नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट में। सेकंड सब्जेक्ट को भी मैंने 30 डेज दिए। अब इसमें करना है क्या, देखते हैं लो सब्जेक्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अदर लॉज से, क्योंकि अदर लॉज सिंपल होता है एज कम्पेयर टू कंपनीज लॉ, और वहाँ से क्वेश्चन भी इजी आते हैं और जल्दी हो जाता है। लेकिन जब हम कंपनीज से स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा सारा फोकस उधर ही चला जाता है और अदर लॉज पे आप ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते। तो जब आप आपका रिवीजन स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्ट विथ अदर लॉज कर लो, एलएलपी एक्ट कर लो, उसके बाद कंपनीज स्टार्ट करो। कंपनीज में आप चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 9, 10, 11 एंड देन 7 वाला चैप्टर कर सकते हो, फिर चैप्टर 2 और 3, 4 और 5 कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या कोर्स बच गया और फिर आप करो। देखो लो में स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, आता सब कुछ है लेकिन लिखना नहीं आता। जी हाँ, कॉन्सेप्ट हमें पता है लेकिन लिखे कैसे वो नहीं आता। तो आपका टारगेट होना चाहिए हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ना आप खुद से लिखने का ट्राई करें। एक बार सारा रिवीजन कर लें, फिर क्वेश्चन देखें, फिर देखें आपके माइंड में क्या रहा है, ट्राई टू राइट इट। हाँ, फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको आपके फर्स्ट रिवीजन से ही स्टार्ट कर देनी है लो में, ताकि आप थर्ड रिवीजन तक आते आते आपको कैसे लिखना है, आंसर क्या लिखना है, वो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे आपने एडवांस अकाउंट्स में किया वैसे ही आपको लो में भी 20 डेज में हर चीज़ को कवर करने का ट्राई करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार किसी के रिवीजन लेक्चर्स देख लो। अगर कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो उसका कोई डिटेल वीडियो देख लो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और हाँ, ट्राई करना कि जो लो में क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं ना उसकी एक समरी आप बना लो कि यार कंपनीज एक्ट में ये केस है तो उस पर ये कंक्लूजन लगेगा, ये चीज़ है तो ये कंक्लूजन लगेगा। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो ना तो आपको रियली हेल्प होगी लास्ट डे चीज़ें रिवाइज करने में, क्योंकि लास्ट डे ना हम क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बना ली ना तो आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओगे। अब जब आप लो के क्वेश्चन एंड आंसर रीड कर रहे होगे ना तो आपको लो में क्या करना है, एबीसी एनालिसिस करना है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना उसको सी मार्क कर दो, जो ईजी है तो उसको बी मार्क कर दो, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको ए मार्क कर दो। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक ही सेक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे कॉमन सेक्शंस को ना आप अलग कॉपी में लिख लो कि सेक्शन नंबर ये इस चीज़ का है। क्योंकि लो में ना बहुत सारे सेक्शंस है, आप सब याद नहीं कर सकते ना, तो जो इंपॉर्टेंट है ना एटलीस्ट आप ना उससे मार्क कर लेना। बिलीव मी फ्रेंड्स, जो ये समरी आप बनाओगे ना इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, वो आपने 1 घंटे पहले एग्जाम के रीड कर ली ना तो ना फुल कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में ना सेक्शंस कोट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है ना, कन्फ्यूजन रहता है इस पर ये सेक्शन लगेगा क्या। और हाँ, अगर कन्फ्यूजन है ना एग्जाम में कि ये सेक्शन लगेगा कि नहीं, तो सेक्शन नंबर मत लिखना, क्योंकि गलत सेक्शन लिख दिया ना तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 20 डेज में एक बार ट्राई करो, लो की हर चीज़ आप कंप्लीट कर लो। फिर आपकी जब सेकंड रीडिंग स्टार्ट होगी तो हमने वहाँ पर दिए 7 डेज, यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। 7 डेज में सारे क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं, क्योंकि लो में क्या होता है ना स्टूडेंट आंसर लिख नहीं पाते, प्रोविजन सब पता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। लास्ट थर्ड रिवीजन में आपको जो 3 डेज मिलेंगे ना उसमें आपको क्या करना है, एक बार सारा लो बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद वही सिचुएशन लेनी है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो,
तो इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है ना, वो चीज़ें आप अच्छे से डील कर पाओगे। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको जीएसटी से स्टार्ट करना है, इंट्रो कर लेना जीएसटी का, फिर सप्लाई ऑफ जीएसटी कर लेना, चार्ज ऑफ अ जीएसटी, प्लेस ऑफ अ सप्लाई, एग्जम्पशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ अ सप्लाई। इसके बाद ना मॉड्यूल 2 लेना जीएसटी का, मतलब कि आपको पहले वो चीज़ें निपटानी है जो इजी है और जो स्कोरिंग है एग्जाम में आना उनका फिक्स है। एंड हाँ, अगर आप जीएसटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपका मोर फोकस है ना क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर करके गए हो, प्रोविजन आपको इतना अच्छे से नहीं भी आता है ना, तो भी आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। जीएसटी कंप्लीट होने के बाद आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर लेना। इनकम टैक्स में आप बेसिक से स्टार्ट करना, उसके बाद आप सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर कर सकते हो। फिर अदर सोर्सेस करना, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, क्लबिंग एंड सेट ऑफ हो गया, ये वाले चैप्टर्स निपटा लेना। उसके बाद टीडीएस, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फाइलिंग, और फिर उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग सिलेबस बचता है ना, उसको करना। देखो, मैंने जो भी चैप्टर्स कहा ना कि पहले ये कर लेना, वो अराउंड 50 to 60 मार्क्स कवर करते हैं। यानी कि फर्स्ट फोकस ना पास होने पर रखना है, यार इतना तो मैं अच्छे से कर ही लूँ कि मैं पास तो हो जाऊंगी। उसके बाद ना आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है एक्स्ट्रा नंबर के लिए। तो ट्राई करना कि ये जो आपका 20 डेज आप टेक्स्ट को दे रहे हो ना, यहाँ पे आप ईच थिंग कवर कर लो, अमेंडमेंट, आरटीपी, एमटीपी। 20 डेज में ना आपके सारी चीजें हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड आंसर। इसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, यहाँ आपको मिलेंगे 7 डेज। तो यहाँ पर आपको अगेन वही क्वेश्चन एंड आंसर्स पर फोकस करना है। क्वेश्चन एंड आंसर की अगर आप ऑडियो समरी बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, बना लो। नहीं तो एक रिटर्न में समरी बना सकते हो कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में ये कॉन्सेप्ट है और ये सेक्शन लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ये डिफिकल्टी आई है, ये पॉइंट थोड़ा कम समझ आया है, या फिर यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पर मिस्टेक करती हूँ। लास्ट जो आपको थर्ड रिवीजन में 3 दिन मिलेंगे ना, इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना है एंड फिर ना एक मॉक टेस्ट पेपर देने का ट्राई करना है। इसके साथ ही थर्ड रिवीजन में आप उन क्वेश्चंस को भी करोगे जो आपको आपके सेकंड रिवीजन में डिफिकल्ट लगे थे, वो आप सेकंड रिवीजन के टाइम पे मार्क कर देना, ताकि आप थर्ड रिवीजन में उसको एक बार रिव्यू कर सको। और हाँ देखो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हो ना, तो एक चीज़ माइंड में रखना कि यार मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अभी तो इतना टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैंने इसको इतना समराइज कर दिया है कि मैं लास्ट डे इसको रिवाइज कर पाऊंगी, या फिर लास्ट के 1.5 डेज में मैं इस टॉपिक को कौन से बुक से स्टडी करूंगी, वो भी आपको आपके 1.5 डेज के रिविजन प्लान में लिख देनी। यानी कि आपको रिविजन करने के साथ ही 1.5 डेज में कैसे आप चीज़ें रिवाइज करोगे ना, वो लिख देना है। और ये सारी चीज़ें आप कब करोगे? सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में। तो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको आपकी स्टडी में रियली हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।